Hello dear students, today is our 7th lecture for unit 3rd named electrochemistry, and today's topic is electrolysis and two laws of Faraday. Now what is electrolysis? Electrolysis क्या है, नाम से हम समझेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन होना। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब क्या है ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोजिशन होना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम या तो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या उसकी मोल्टन स्टेट होगी। जब उस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन स्टेट में से, फ्यूज्ड स्टेट में से हम इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाएंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन होना किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन या फिर उसकी मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की वजह से डिकम्पोजिशन होगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो अरेंजमेंट हम करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए, जो अपरेटस हम यूज़ करेंगे, उस अरेंजमेंट को, उस अपरेटस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द अपरेटस यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस, वो अपरेटस जिसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा हम या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे या फिर वो मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में हम लेंगे। यहाँ पे जो कैथोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और एनोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, देखो जो हमने गैल्वेनिक सेल किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था, उसके अंदर हमने क्या करा था, जो एनोड था वो नेगेटिव था, जो कैथोड था वो पॉजिटिव था। इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो है हमारा नेगेटिव होगा और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, एनोड टू कैथोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो करंट है वो एनोड से कैथोड में फ्लो करेगा। ओके, एनोड वैसे भी आपको बताया हुआ है, हमेशा एनोड क्या रहेगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, और कैथोड कौन होगा, जहाँ पे रिडक्शन हुई है। चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, कोई भी सेल हो, हमेशा ही ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी और रिडक्शन कैथोड पे होगी। अगर ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करें। वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन देखना आपने कहाँ हो रहा है और रिडक्शन चेक करना है कहाँ हो रहा है। उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया गया NaCl, फ्यूज्ड स्टेट में NaCl लिया गया है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डायग्राम को ध्यान से देखें। यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया है और इस कंटेनर में मोल्टन फ्यूज्ड स्टेट के अंदर NaCl लिया गया है, सोडियम क्लोराइड। दो मेटल की रॉड डाली हुई है यहाँ पे और उनको कनेक्ट किया गया है बैटरी से। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो था, गैल्वेनिक सेल जो था, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी और उस रिएक्शन को हम यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे जो केमिकल एनर्जी थी उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको स्पॉन्टेनियस बनाएंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ये दोनों सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक कंटेनर लिया है, नॉन मेटेलिक कंटेनर है ये, नॉन मेटेलिक, मेटल का नहीं होना चाहिए। ओके, और इसमें हमने क्या किया, मोल्टन NaCl का जो है मोल्टन NaCl लिया है और इसमें दो मेटल की रॉड लगाई हुई है और बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्ट किया है, दूसरी तरफ हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे कनेक्ट किया है वो एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे कनेक्ट किया है वो कैथोड है।
पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पर कनेक्ट किया है वो एनोड है और नेगेटिव जहाँ कनेक्ट किया है वो कैथोड। अब हम चेक करेंगे, देखो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं साथ साथ में डायग्राम में बताऊँगा आपको, ध्यान से देखेंगे भाई। देखो मैंने क्या कहा, ये बैटरी हमने यूज़ करी है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो कनेक्टेड, ये मेटल की जो रोड कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये आपका काम करेगी एनोड की तरह। किसकी तरह काम करेगी? ये एनोड की तरह काम करेगी भाई। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, ये नेगेटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट है इस साइड, ये क्या है आपका? कैथोड है। क्या है ये? कैथोड है। किसकी तरह काम करेगा? ये कैथोड की तरह। अब इसमें मोल्टन NaCl लिया गया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन यहाँ पे कौन है? Cl नेगेटिव। और नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन है? Na पॉजिटिव है। ओके, जैसे ही Cl नेगेटिव इधर जाएगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमें पता है। Na पॉजिटिव जैसे ही कैथोड पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन कैथोड पे होती है, हमें पता है। तो दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अभी मैंने क्या कहा कि जो Cl नेगेटिव है, तो एनोड पे क्या होगा? एट एनोड पे क्या होगा वो चीज़ देखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है? जो Cl नेगेटिव है, क्या है? Cl नेगेटिव, ये जा रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बैलेंसिंग के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव ने क्या करा है? क्लोरीन में कन्वर्ट हो गए और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो न्यूट्रल Cl2 बन गया है। ओके, और एट कैथोड ये एनोड पे हुआ, और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे, एनोड पे हमें पता ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। कैथोड पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव जाएगा, और Na पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में न्यूट्रल स्पीसीज बना लेगा सोडियम। जैसे Cl2 बना है, ऐसे Na बन जाएगा न्यूट्रल स्पीसीज। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये क्या है आपका? रिडक्शन। क्या है ये? रिडक्शन, और रिडक्शन कैथोड पे होता है। ओके, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये कैथोड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो एनोड पे रिएक्शन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? 2Na पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस 2Cl नेगेटिव, और इससे क्या बनेगा? एक Na बन जाएगा और एक Cl2 बन जाएगा। 2 Na बनेंगे और एक Cl2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, क्लियर है? कोई डाउट है तो बता सकते हैं। तो इसमें था यही सब कुछ, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, उसका एग्जांपल प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके उसको स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मतलब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। नाउ अब हम पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ है यहाँ पे, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एक फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम समझेंगे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है इलेक्ट्रोलिसिस की। क्वांटिटेटिवली हम बात करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम क्वांटिटेटिव पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें 2 लॉ पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा आता है फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, ठीक है, कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उस इलेक्ट्रोलाइट में के एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में आपने कोई करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पास करवाई है, अब वहाँ पर कितना मास डिपॉजिट, जैसे यहाँ पे सोडियम बन रहा है या क्लोरीन बन रहा था NaCl के मोल्टन स्टेट में, तो कितना वो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं फेराडे के फर्स्ट लॉ से। स्टेटमेंट क्या है फेराडे के फर्स्ट लॉ की? दिस लॉ स्टेट्स दैट the amount of chemical reaction and hence you can say the mass of any substance deposited or liberated at any electrode मतलब either cathode or anode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution or melt।
या तो आपने मेल्ट स्टेट में लिया है, मोल्टन स्टेट में लिया है, या फिर सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें से जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मास भी जो डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी सब्सटेंस का किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, यानी कि कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं वो समझेंगे। देखो इसने क्या कहा कि मान लो हमारा W मास जो है डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है, तो ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने कितनी पास करवाई है। हमने मान लिया क्या हुआ, अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास करवाई है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारा जो W है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Z इंटू में Q के इक्वल आ जाएगा। जो ये Z है, इस Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर डेफिनेशन देनी हो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की तो आप कैसे देंगे, आप बोल सकते हैं कि जो Z है ये W के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, W के। कब, जब आपका Q कितना होगा, 1 कूलम होगा। Q कितना होगा, 1 कूलम होगा। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट। जब इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट में से 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो उसके जितना मास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है सब्सटेंस का उसी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब कुछ और समझते हैं। यहाँ पे जो Z है, हम इस Z को कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये आपका बराबर आता है किसके, कि टोटल कितने मॉल्स इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर निकले थे उसके अकॉर्डिंग कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ये होता है M डिवाइड बाई N इंटू में F। जो ये M है, ये M होता है जी मोलर मास। ओके, सब्सटेंस का मोलर मास, जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है उसका मोलर मास। N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और F जो है फेराडे कांस्टेंट है। F क्या है, फेराडे कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम पर मोल। और इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे ध्यान से, फेराडे को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फेराडे क्या होता है, फेराडे के बारे में आपको बताया गया। फेराडे कांस्टेंट है ये, ठीक है जी। 96500 कूलम जो है इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल, कि एक मोल में इतना कूलम चार्ज होता है, इतनी क्वांटिटी होगी चार्ज की। क्लियर। ओके, तो Z किसके इक्वल है, M डिवाइड बाई N इंटू F। और जो Q होता है यानी कि टोटल चार्ज जो है ये किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। I इंटू टी, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। I करंट, T क्या है, टाइम है। ध्यान रहे जो I है ये एम्पियर में होना चाहिए, T आपका टाइम जो है सेकंड में होना चाहिए, तभी आपका Q जो है कूलम में आएगा। किस में आएगा, कूलम में आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब हम Z को और Q को पुट कर देते हैं इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू M डिवाइड बाई N इंटू F, और मल्टीप्लाई Q है, और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। देखो M मोलर मास है, मोलर मास आपका ग्राम पर मोल में होगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, फेराडे कांस्टेंट कूलम पर मोल में होगा। I इंटू टी, एम्पियर इंटू टी मतलब सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड कूलम होता है, कूलम से नीचे वाला कूलम कटेगा। क्लियर है, यहाँ से मोल से पर मोल कटेगा तो यहाँ पे ग्राम बचेगा। तो वेट जो यहाँ पे आएगा वो किस में आएगा, इन ग्राम। किस में आएगा, ग्राम के अंदर आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये मैथमेटिक्स है फॉर द फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर, मास किस में आ गया, ग्राम में। तो ये तो था कि कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। कई बार न्यूमेरिकल्स में हमसे क्या पूछते हैं वो, कि कितने मोल्स डिपॉजिट या लिबरेट हुए हैं, किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स डिपॉजिट या लिबरेट हुए हैं। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। हमें निकालना है कि कितने मोल्स डिपॉजिट या लिबरेट हुए हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो हाँ जी, कितने मोल्स डिपॉजिट है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास करके निकालते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, मास डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मोलर मास। तो जब हमने निकालना है क्या, मोल्स, क्या निकालना है, मोल्स। तो कितने मोल्स डिपॉजिट हो रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, मास डिपॉजिटेड, और मास डिपॉजिटेड क्या है, W डिवाइड बाय मोलर मास क्या है, M है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे W की वैल्यू पुट करूँ, W मेरा कितना आया था, M डिवाइड बाय N इंटू F, और इंटू में I इंटू टी आया था। और इसको डिवाइड किससे करना है, M से करना है। तो ये M से M कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बाई NF इंटू आई टी बचेगा, तो मतलब क्या डिवाइड बाई NF बच जाएगा। तो नंबर ऑफ, सिंपल सी बात ये है
कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये मास डिपॉजिट निकाल लिया और इसके डिवाइड में ये m ले जाएंगे, मतलब मोलर मास। तो यहाँ से W/m निकल जाएगा, मतलब I × T / N × F ये आ जाएगा भाई। ये है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है, ओके। यही सारी बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं, पूरी की पूरी बातें जो सारी जो अभी बताई हैं वही बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कुछ। देखो जी, फर्स्ट प्रॉब्लम दी गई है हमें, ऑन पासिंग 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको Q दे दिया गया है। Q कितना दिया है, 0.1 फैराडे। कितना दिया है, 0.1 फैराडे कूलम जो है इलेक्ट्रिसिटी आपको दी गई है थ्रू एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3 होता है। What will be the amount of aluminium metal deposited on cathode? कैथोड पे जो एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिट होगा उसका मास कितना होगा। देखो अभी अभी इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने ध्यान से देखना है क्या दिया गया है। 0.1 फैराडे दिया गया है, इतना ध्यान रखना, और एल्यूमिनियम का मोलर मास दिया गया है 27। ओके, अब हम चलते हैं करने के लिए इस क्वेश्चन को। देखो जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमें कहा गया है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, आपने 0.1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जैसे आप पास करवाओगे तो ये डिसोशिएट होकर क्या देगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव देगा। ओके, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका, 3 जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, फर्दर ये क्या करेंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से N मिल गया हमें, कितना है, 3 है। N कितना है, 3 है। क्लियर है, N मिल चुका है, 3 है। अब समझो इस चीज़ को आगे। देखो जी, कितना मास डिपॉजिट होगा, वो फॉर्मूला फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, M/N × F × में Q। अब M मोलर मास दिया हुआ है 27, N हमें बोला गया है कितना, 3 निकाला था अभी पीछे हमने करके देखा इक्वेशन से। F मतलब फैराडे है, इसको अभी इतना लिख लिया, और Q हमें कितना दिया गया है, 0.1 फैराडे। 0.1 फैराडे। ये जो फैराडे यहाँ पे आएगा भाई, एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे ध्यान से लिखें, दोबारा से, थोड़ा आ नहीं रहा है, उसको ध्यान से लिखते हुए दोबारा से देखो। देखो दिस इज़ इक्वल टू M कितना है, मोलर मास 27 है, डिवाइड बाय N कितना है, 3, इंटू में फैराडे लिखा हुआ है, और Q कितना है हमारे पास, 0.1 फैराडे दिया गया है। ये फैराडे से ये फैराडे कटेगा, तो यहाँ पे W कितना आ जाएगा आपका, 27 डिवाइड बाय 3 इंटू में 0.1, और 27 डिवाइड बाय 3 है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 मल्टीप्लाई 0.1 करोगे मतलब ये 0.9 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा, 0.9 ग्राम। इतना जो है डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्टन साल्ट में से आप क्या करेंगे, 0.1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ओके, आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लो जी, यहाँ पर देखो 0.9 ग्राम आया हुआ है, इनका भी कितना आया आंसर, 0.9 ग्राम ही आया है, देख सकते हो आप। ठीक है जी, ओके। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम दी गई है यहाँ पे, देखो फाइंड द टोटल चार्ज इन कूलम ऑन 1 ग्राम आयन इन N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव के 1 ग्राम आयन में कितना टोटल चार्ज है, ये आपने निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो क्या दिया गया है, N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव आयन है। देखो इसके अगर एक मैं आयन की बात कर रहा हूँ, इसमें कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। 3 नेगेटिव मतलब 3 चार्ज आप कह सकते हैं, और 3 यूनिट चार्ज है ये। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर सिर्फ मेरे पास एक ही N3 नेगेटिव आयन है तो इसमें 3 यूनिट चार्ज है, और 1 यूनिट की कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतनी होती है। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास 1 मोल है, 1 मोल है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10⁻23। तो 1 मोल में टोटल इतना चार्ज आ जाएगा। 1 मोल में क्या आ जाएगा, इतना चार्ज। अब मुझे पूछा गया है इसके 1 ग्राम में कितना चार्ज है।
अगर मैं क्या निकालूँ नंबर ऑफ़ मोल्स, तो मुझे पता है एक मोल में इतना चार्ज है, तो जितने नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। आपको मास कितना दिया गया है यहाँ पे देखो 1 ग्राम, तो 1, और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14, तो 1/14 आ जाएगा। 1/14 को सोल्व कर लेना, 0.07 समथिंग आएगा। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा स्क्रीन में इधर देख लो आप, देखो हमें निकालना है क्या, N3 नेगेटिव में के 1 ग्राम में, इसका 1 ग्राम हमें गिवन है, इसके 1 ग्राम में टोटल चार्ज निकालना है। तो मुझे इतना पता है, अगर मेरे पास एक N3 नेगेटिव होता तो इसमें 3 यूनिट चार्ज है। कितना चार्ज है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट में चार्ज कितना कूलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो था एक N3 नेगेटिव अगर दे रखा होता। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि मेरे पास अगर 1 मोल N3 नेगेटिव होते तो हम क्या करते, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं 6.022 × 10⁻23। ओके, अब अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे मेरे पास टोटल मोल्स कितने हैं, तो उस मोल्स से मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। अब मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना पूरे के साथ, तो आपका यहाँ से टोटल चार्ज निकल जाएगा। आप इसको सोल्व करके देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। ओके, आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय अ करंट ऑफ 25 मिलियन एम्पियर्स फ्लोइंग फॉर 60 सेकेंड। देखो हमें कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, और कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में कितना एटम्स जो हैं कैल्शियम के डिपॉजिट होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स हमने निकालने हैं। अब यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता लग जाएंगे तो हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम होंगे 6.022 इंटू, उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से, अगर नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता लग जाएंगे तो। अब नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरीके से निकालेंगे वो चीज़ हमने देखनी है। पहले हम गिवन मास निकाल लेते हैं, गिवन मास से नंबर ऑफ़ मोल्स निकलेंगे, और नंबर ऑफ़ मोल्स से हमारा क्या निकल जाएगा, एटम्स निकल जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब ट्राई करते हैं इसको करने की। देखो हमें क्या दिया है 25 मिली एम्पियर, करंट कितना दिया है 25 मिली एम्पियर। मैंने आपको कहा था कि हमारा करंट एम्पियर में होना चाहिए, तो मिली एम्पियर करने को एम्पियर में बदलने के लिए 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ, तो ये आपका एम्पियर में करंट आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद टाइम कितना दिया गया 60 सेकेंड दिया गया है, तो I/T निकल गया ये हमारा। और क्या निकालना है हमने, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइड मास कितना डिपॉजिट होगा डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास हम नीचे ले आए हैं, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, ये जो भी ऊपर I/T डिवाइड बाय N/F होगा। क्या होगा N/F, और कैल्शियम क्लोराइड में N कितना होगा, क्योंकि Ca2 पॉजिटिव बनेगा तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो N जो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? और फेराडे होते हैं 96500, फेराडे कितना होता है 96500 होता है। तो इतने मोल्स आपके पास आ रहे हैं, और एक मोल में कितने एटम होंगे 6.022 × 10⁻23, और इतने मोल्स में कितने होंगे, जितने आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, फिर भी हम बैक स्क्रीन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमें दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, क्या दिया है कैल्शियम क्लोराइड, ये डिसोशिएट, अगर आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो ये टूट करके Ca2 पॉजिटिव देगा, 2Cl नेगेटिव देगा। जो ये Ca2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके क्या मिल रहा है 1 मोल मिल रहा है हमें Ca, समझ रहे हैं हम? ठीक है, तो अब हमें N मिल चुका है 2, N कितना मिल गया है 2 मिल गया है। ओके, अब देखो यहाँ से देखो हमें समझ में आ रहा है, फॉर्मूला हमारे पास होता है W = M डिवाइड बाय N × F इंटू में क्या होता है I/T। अगर मैं इस M को इधर डिवाइड में ले जाऊँ, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको साफ़ कर दिया है, तो W/M आ गया नंबर ऑफ़ मोल्स। क्या आ गया, नंबर ऑफ़ मोल्स। और मुझे पता है कि एक मोल में एटम कितने होंगे 6.022 × 10⁻², मतलब इसको अगर मैं जस्ट ए मिनट भाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, एटम्स निकल जाएंगे कैल्शियम के 1 मोल में। क्या निकल जाएंगे, 1 मोल में एटम, एवोगैड्रो नंबर होता है, टोटल एटम्स निकल जाएंगे जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। I की वैल्यू आपको दे रखे है, T की वैल्यू है, N है, F है, N ए पुट करना, आपका आंसर निकल जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए। आप चेक कर लेना इसको सोल्व करके। ओके,
आई होप अब आपको ये चीज़ें कुछ समझ आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फैराडे का सेकंड लॉ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।